अगस्त 2019 की शुरुआत ही थी। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा था। सब कुछ सामान्य सा ही था। तभी एक खबर सारी मीडिया चैनलों की हेडलाइन बनकर सामने आई, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। बड़े से बड़े एजेंसियों के कान खड़े हो गए। भारत सरकार ने अमरनाथ यात्रा बंद करने का फैसला लिया है और यात्रियों को भी वापस लौटने का आदेश दिया है। इसके लिए जो कारण बताया गया, उसमें कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर मिली है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। ये मामला अभी तक शांत होता ही कि इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि पंजाब पुलिस इसको लेकर हाई अलर्ट पर है, जिसने इस माजरे को और भी गहरा रूप दे दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की लगातार अतिरिक्त तैनाती तो हो ही रही थी। ये चीज़ किस लिए हो रही थी, इसका कारण क्या था, कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं थी। हर कोई इस बात को जानना चाहता था। शायद कोई अमानवीय घटना, अप्रिय घटना ना घटे घाटी में, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा था। लेकिन वो अमानवीय घटना किस कारण से घट सकती है, ये हर कोई जानना चाह रहा था। धीरे धीरे समाचारों में यह अंदेशा होने लग गया था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसी बीच विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं ने यह ऐलान कर दिया कि धारा 370 से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ विपक्षी दलों ने तो एक साथ बैठक भी बुलाई और सरकार को हिदायत दी कि धारा 370 और 35A पर कोई भी साजिश करने की कोशिश ना करे। हर बार की तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह अपनी नाक घुसाने वाले पाकिस्तान की भी नाक भारतीय राजनीति में धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि आतंकी कुछ करे, इससे सरकार नहीं घबराई थी, बल्कि अब सरकार कुछ ऐसा करने जा रही थी कि खलबली आतंकी को खेमे में बची थी। 3 अगस्त शनिवार को यह खबर आते ही कि 5 अगस्त को कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी CCS की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर पे जो सस्पेंस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही न्यूज़ चैनलों पर एक्सपर्ट का आना जाना लगातार शुरू हो गया। सब लोगों ने धीरे धीरे कर अपनी राय देनी शुरू की। कई पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर भी पहुंच गए। 5 अगस्त सोमवार सुबह से ही न्यूज़ चैनलों के कैमरे अमित शाह और प्रधानमंत्री के आवास के बाहर लगातार टकटकी लगाए बैठे हुए थे। तब तक रातों रात पूरे जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। फ़ोन लाइनें बंद कर दी गई थी, इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया था, सुरक्षा बलों को हर हालात से निपटने के लिए सतर्क कर दिया गया था। पूरे जम्मू कश्मीर में धारा 144 लगा दी गई थी। पुलिस स्टेशनों को सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया था और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बड़े से बड़े नेता जिनसे ये भड़काऊ भाषणों की उम्मीद थे, उन्हें रातों रात डिटेन या फिर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। मीडिया के कैमरों ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास से निकलते हुए अमित शाह के साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी कैद किया। कई लोगों ने यह अंदेशा जताया था कि 35A को तो हटाया जा सकता है क्योंकि यह गृह मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आता है, मगर 370 को हटाना बड़ा ही मुश्किल है। अब इसको किस तरीके से, कैसे सूझबूझ से हटाया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये सारा दारोमदार गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और दोनों मंत्रालयों के काबिल अफसरों पर निर्भर करता था। और सुरक्षा का नेतृत्व तो तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे थे। तो इसमें सुरक्षा में कोई चूक की गुंजाइश तो थी ही नहीं। CCS की बैठक खत्म हुई, गृह मंत्री प्रधानमंत्री आवास से निकले और संसद के ऊपरी सदन में पहुंचे। अब इंतज़ार था प्रधानमंत्री के पहुंचने का और संसद के कार्यकाल के शुरू होने का। प्रधानमंत्री संसद में आए, संसद की कार्रवाई शुरू हुई और वो लम्हा आया जिसने लोगों की उत्तेजना इतनी बढ़ा दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बोलना शुरू किया और कुछ मिनटों के बयान में ही ये स्पष्ट हो गया कि 70 साल से चली आ रही घिस जाने वाली धारा 370 को 70 सेकंड में घिस कर रख दिया गया। Mahoday, it will come to you.
one after another it will come to you, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और उत्पाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए धारा 370 के अनुसूची 1 को छोड़कर बाकी सभी अनुसूचियों को निरस्त कर दिया था। सालों से चली आ रही इस भेदभाव वाली नीति को एक झटके में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक पल के लिए तो पूरा देश सन्न सा रह गया था। सबने ये उम्मीद छोड़ ही दी थी कि कोई सरकार इसे हटाने की हिमाकत कर भी पाएगी, लेकिन इस एक पल के सन्नाटे के बाद देश विदेश की हर मीडिया चैनल पर तहलका मच गया। हर जगह एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आई। पूरे देश में खुशियों की लहर सी दौड़ गई थी। लोगों को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, जो कि अब सच्चाई बन चुकी थी। लोग खुशियां मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। शाम होते होते राज्यसभा में वोटिंग में बहुमत से इस बिल को औपचारिक तौर पर इतिहास बना दिया गया। लेकिन कुछ लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो लोग थे कश्मीरी पंडित, जो बरसों से ये राह तके बैठे थे कि वादी उन्हें कब बुलाएगी। उन्हें लगता था कि शायद वो अब लौट नहीं पाएंगे। वो लोग जिन्हें 1990 में सिर्फ हिंदू होने की सज़ा मिली थी, जिन्हें नरसंहार करके खुद के घर से ही भगा दिया गया था, जिनकी आवाज़ बनने सालों तक कोई नहीं आया, जिनका दर्द किसी मानवाधिकार संगठन ने नहीं समझा, सालों तक उनकी बात उठाने के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन इस दिन एक उम्मीद जगी थी कि अब वो लौट पाएंगे। सभी कश्मीरी पंडितों के आंखों से खुशियों के आंसू थम नहीं रहे थे। वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसकी खुशी मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे अब तक कोई उनके दर्द को समझने नहीं आया, शायद आगे भी कोई उनके दर्द को समझने नहीं आएगा। सालों तक घर से दूर रहने के बाद ये एक उम्मीद जगी थी कि कश्मीरी पंडित जल्द घर लौटेंगे। जिन्होंने बर्फीली वादियों की खूबसूरती में कट्टरता के उस जुल्म को झेला था, जिसमें बिना किसी गलती के लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जहां दहशतगर्दों ने छोटे से मासूम बच्चों से लेकर औरतों तक को अपनी दहशतगर्दी का शिकार बना लिया था, जिन्होंने दर्द की सारी इंतहा झेली थी। अब एक उम्मीद जगी थी उनके मन में कि वादी उन्हें जल्द बुलाएगी। राज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है।
देश का 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है, सेपरेटिज्म का मुंह बंद हो गया है और देश के अंदर जो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मोदी साहब ने कहा था वो अब होगा, क्योंकि साथ ही हमारी आधी इकोनॉमी कश्मीर पे खर्च होती थी वो आजाद हो गई है और हम इसको वेरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि देश हमारा अब एक होगा। मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका विश्वास, एंड में वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। वी कांग्रेचुलेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कांग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल कि वो इस चीज को अपनी असेंबली में उठाएं, अपनी असेंबली में देश के अंदर बात करें और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। 370 के हटने के बाद कश्मीर में अगला सवेरा हुआ। हर अखबार में, हर न्यूज़ चैनल पर बस इसी चीज़ की चर्चा थी। देश के मंदिरों में कश्मीर में शांति बनी रहे, शांति कायम रहे, इसलिए प्रार्थना और हवन किए जा रहे थे। दरगाहों पर कश्मीर में अमन की कामना के लिए चादर चढ़ाए गए थे। गुरुद्वारों में कश्मीर में सुकून बरकरार रहे, इसलिए अरदास की गई थी। जम्मू और कश्मीर में सब शांत था, मगर कुछ लोगों की बौखलाहट समझ में आ रही थी। जिनकी सियासी दुकानें इसी धारा के दम पर चल रही थी, उनकी दुकानें बंद होने पे ये खिसियाहट लाजमी थी। कई लोग हड़बड़ाहट में तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाने चले गए थे। कईयों का इनसे मन नहीं भरा तो वो झूठे दुष्प्रचार करने लग गए और कई विदेशों तक अपने पहुंच लगाने लग गए। कई तो सवाल पूछने में इस चीज़ को भी पूछ गए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या फिर नहीं। कोई सदन में धरने पर बैठ गया तो किसी ने इसे संविधान की हत्या बताया, कोई इसे काला दिन बता रहा था तो कोई अपने कुर्ते को फाड़ रहा था। और हद तो तब हो गई कि जब पीडीपी के एक नेता ने संविधान की कॉपी को सदन में ही फाड़ दिया था। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए। हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए, तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब यात्रा बंद कर दिया, ये क्या हो रहा है? लेकिन असली चोट 6 अगस्त 2019 को लगी, जिसकी आवाज़ पाकिस्तान और चीन तक सुनाई दी, जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन दोनों शामिल हैं। जिस कश्मीर के नशे में पाकिस्तान ने बांग्लादेश खो दिया, भारत से कई बार मार खाई, अपनी इज्जत गंवा दी, पैसे खत्म करके भीख मांगने पर उतारू हो गया, उसमें ऐसी बात उसके सीने पर खंजर की तरह लगी थी, क्योंकि कश्मीर की लत वो अब भी नहीं छोड़ रहा था। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इसके बाद चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों ने भारत के खिलाफ लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा चलाने की पूरी कोशिश की, मगर हर जगह वो अपना मजाक बनाकर वापस आ गए। लेकिन इसमें गजब की बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे ही देश के बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी के बयानों को
ढाल बनाया था। और सबसे दुखद तो ये है कि हमारे देश में ही कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करने की पूरी कोशिश की थी और सेना के नाम पर झूठे आरोप, झूठे बयान, झूठे ट्वीट्स और झूठे पोस्ट शेयर किए थे। इसके बाद कई बार कई मंचों पर किसी और प्रोटेस्ट के नाम पर जम्मू कश्मीर के लिए प्रोपागेंडा चलाया गया था। कई बार पाकिस्तान ने आउटडेटेड और झूठे वीडियोस, किसी और राज्य के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। इमरान के कुछ मंत्री 2 कदम आगे बढ़कर इस चीज़ को शेयर करने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बहरहाल अगले ही दिन से पूरी घाटी में सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गश्त लगाना शुरू कर दिया था। सुरक्षा बलों की मूवमेंट कभी बख्तरबंद गाड़ियों में होती थी तो वो कभी पैदल मार्च करते थे। वहाँ के लोगों को ये हौसला दिया जा रहा था कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा बल सदैव मुस्तैद है। पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर था। लोग घरों में थे, मोबाइल, इंटरनेट, कॉलिंग सब बंद था। बाहर रहने वाले लोग अपनों के लिए चिंता कर रहे थे। लेकिन हमारी सेना हर बार की तरह इस बार भी मसीहा बनकर सामने आई और इस चीज़ को साबित किया कि इंसानियत का दूसरा नाम भारतीय सुरक्षा बल है। सुरक्षा बलों को जो सैटेलाइट फोन्स दिए गए थे उससे उन्होंने वहाँ के लोगों को दूर रह रहे अपनों से जोड़ा, उनसे उनकी बात कराई और उनकी कुशलता एक दूसरे तक पहुँचाई। अपनों से जुड़ने का वो एक माध्यम बन गए थे। उसके कुछ दिन बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा जो ये कह रहे थे कि घाटी में सब सामान्य नहीं है। इसके कुछ दिन बाद ही सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख और वर्तमान CDS जनरल विपिन रावत भी पहुंचे थे। हर एक बिंदु को ध्यान से देखा जा रहा था, हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा था कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना, अमानवीय घटना की गुंजाइश बचे ही ना, कोई भी चूक ना हो जाए। और इसी के साथ एक और तमाचा भारत विरोधी देश और भारत विरोधी सोच को 15 अगस्त 2019 को लगा, जब 370 हटने के बाद भारतीय स्वतंत्रता का त्यौहार शांति प्रिय ढंग से हर्षोल्लास, विभिन्न नृत्य, गान और प्रस्तुतियों से श्रीनगर में संपन्न हुआ, जिसमें उस समय के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और NSA अजीत डोभाल शामिल हुए। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बनी रही। इसके लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। अक्सर उनकी भूमिका की प्रशंसा कोई नहीं करता, परंतु जम्मू कश्मीर में शांति कायम रखने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए हम सभी को उनकी दिल से सराहना करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। 73वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज के दिन मैं उन सब महान नेताओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। आज हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं उन राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस और सेना के बहादुर जवानों को सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सलाम करता हूं जिन्होंने हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद घाटी में कई अहम बदलाव आए जो कि बहुत ही सकारात्मक थे। डोडा आतंक मुक्त हो गया, त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हो गया, घाटी में व्यापार बढ़ा, कई हुर्रियत नेताओं की कमर टूट गई। स्थानीय नौजवान अब आतंक के रास्ते को छोड़कर सेना में भर्ती होकर देश सेवा के रास्ते को पकड़ रहे हैं और कई सकारात्मक चीज़ें हुई पिछले 1 साल में। अक्सर आपने सेना के नाम पे दुष्प्रचार करते हुए तो कई लोगों को देखा होगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो असलियत नहीं, झूठ बताते हैं। सेना वहाँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये झूठ फैलाते हैं। एक तस्वीर आप देखिए, ये एक तस्वीर साफ करती है कि सेना जम्मू कश्मीर में क्या कर रही है। हर कोई जब इस वक्त यह कामना कर रहा है कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द आतंक मुक्त हो जाए, तब कई लोग झूठे वीडियोस, फोटोज पोस्ट कर करके लोगों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। कई लोग तो
सीए प्रोटेस्ट में भी कश्मीर का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। वो लोग उस समय कोशिश कर रहे थे कि धारा 370 कैसे भी वापस आ जाए, वो कितना भी दुष्प्रचार कर ले और कोशिश करे कि प्रोपेगेंडा लाकर धारा 370 को वापस लाया जाए। लेकिन अफसोस, ये कोशिश उनकी हमेशा नाकाम रही और ये बात अब उन्हें जान लेनी चाहिए कि धारा 370 अब एक इतिहास बन चुका है। द हिस्ट्री इन वन स्ट्रोक।